नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश या फिर राजस्थान का भौतिक विभाजन, जिसमें हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। एक बार वापस से यदि हम इसको रिवाइज करें तो थार का मरुस्थल या फिर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी विशेषताएं पढ़ने के बाद में इसका हमने विभाजन पढ़ा था कि 25 सेमी समवर्षा रेखा वो इसको दो भागों में विभाजित करती है, शुष्क व अर्ध शुष्क। शुष्क को भी दो भागों में विभाजित किया गया था, आपके बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बाद में हमने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था, जिसका हमने चार भागों में विभाजन पढ़ा था, गग्गर का मैदान, शेखावाटी या फिर आपके बांगर प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। इसके साथ ही हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या फिर थार के मरुस्थल का पूरा हमने अध्ययन किया। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो है दूसरा भौतिक प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश या फिर अरावली पर्वतमाला, जिसके बारे में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए बिना विलंब किए हुए हम शुरुआत करते हैं अरावली पर्वतमाला या फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश की। जैसा कि दोस्तों आपको नक्शे में दिख रहा होगा कि अरावली पर्वतमाला आपके यहां से शुरुआत तो इसकी सिरोही जिले से हो जाती है, और जिस प्रकार आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपके इस प्रकार से, चलो पेन चेंज कर लेते हैं पहले, इसके बाद में देखते हैं। अरावली पर्वतमाला आपके सिरोही जिले से खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान से शुरू होकर आपके खेतड़ी, जो आपके नीमका थाना जिले के अंतर्गत आती है, वहां तक ये अपने फैली हुई है। ठीक है साथियों, कुछ इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला राजस्थान में फैली हुई है। जैसा कि हम देखें कि अरावली पर्वतमाला, देखो दोस्तों अभी हम नोट्स पैटर्न मेकिंग पैटर्न के ऊपर भी पढ़ेंगे, मैं आपको पीपीटी के ऊपर पढ़ा दूंगा। उससे पहले हम नक्शे के ऊपर इसको समझ लेते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें अरावली पर्वतमाला की, तो अरावली पर्वतमाला के बारे में अपने को सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है कि अरावली पर्वतमाला है उसकी शुरुआत या फिर इसका विस्तार जैसा कि आपको पता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार आपके गुजरात से यह पर्वतमाला आपके शुरू होती है। इसके बाद में यह है अपने राजस्थान के बाद में राजस्थान का पड़ोसी राज्य हरियाणा, और हरियाणा के पास में अपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी यदि हम बात करें तो यह अपने रायसीना हिल्स जहां पर अपने राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक ये अपने फैली हुई है। ठीक है, और इसके बाद में यदि हम बात करें राजस्थान में इसका विस्तार, तो राजस्थान में यह अपने शुरू हो जाती है, ये अपना जिला है सिरोही जिले में अपने माउंट आबू के पास में है खेड़ ब्रह्मा से इसकी शुरुआत हो जाती है राजस्थान में, जो अपने यहाँ पर जो हाल ही में झुंझुनू और सीकर से नया जिला विभाजित होकर निकला है, जिसका नाम है खेतड़ी तो स्थान है, जिला है अपने नीम का थाना, पहले झुंझुनू था, वर्तमान में नीम का थाना तक यह अपने फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यदि हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक, इसकी जो कुल लंबाई है वो है अपने कुल लंबाई 692 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में लंबाई की यदि हम बात करें तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 550 किलोमीटर। तो अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% जो विस्तार है वो अपने कहां पर है, वो अपने राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में यदि हम देखें कि अरावली पर्वतमाला के उपनाम, इसे किस किस उपनाम से इसको जाना जाता है, तो साथियों इसको कहते हैं अरब सागर की बेटी या फिर अरब सागर की बेटी, या फिर इसको कहते हैं अरब सागर की पुत्री। अब अरब सागर की बेटी या अरब सागर की पुत्री इसको क्यों कहा जाता है, चलिए इसको हम समझते हैं। देखो साथियों,
ये यहाँ पर अपने हैं अरब सागर, पश्चिमी तटीय प्रदेश के ऊपर अरब सागर, और इधर है अपने बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर है अपने छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर एक द्वीप समूह बना हुआ है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। इस मिनिकॉय द्वीप से अरब सागर में इसकी जड़ें फैली हुई है और यह आपके गुजरात तक ये से छोटी छोटी जड़ें फैली हुई है। और गुजरात में यहाँ पर अपने एक स्थान है पालनपुर, पालनपुर से इसका धरातलीय स्वरूप यानी कि अरावली पर्वतमाला का धरातलीय स्वरूप पालनपुर में देखने को मिलता है, जबकि इसकी जड़ें अरब सागर में फैली हुई है। इस कारण इसको अरब सागर की बेटी या फिर इसको अरब सागर की पुत्री के उपनाम से इसको जाना जाता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अरब सागर की बेटी या पुत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ें अरब सागर में लक्षद्वीप समूह में मिनिकॉय द्वीप है, वहां से इसकी जड़ों की शुरुआत होती है जो समुद्र में डूबी हुई है, और इसका धरातलीय स्वरूप गुजरात के पालनपुर नामक स्थान पर देखने को मिलता है। वहां से इसकी शुरुआत या फिर धरातलीय शुरुआत होती है जो आपके यहाँ पर दिल्ली में रायसीना हिल्स तक ये अपने फैली हुई है। ठीक है साथियों, चले अरब सागर की बेटी या फिर अरब सागर की पुत्री। नेक्स्ट है इसका उपनाम पुराणों में अरावली पर्वतमाला को परिपत्र कहा गया है। फिर इसको उदयपुर में इसको कहा जाता है अडावटा। अडावटा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपके उदयपुर में ऐसे आड़े रूप में फैली हुई है, इसलिए इसको उदयपुर में अडावटा कहा जाता है। बूंदी में यदि हम बात करें तो बूंदी में इसको कहा जाता है आडावल। और सिरोही में इसको कहा जाता है आबू गुलाब के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी पर्वतमाला को? अरावली पर्वतमाला को। जैसा कि दोस्तों यदि हम और इसकी विशेषताओं की बात करें कि अरावली पर्वतमाला की यदि हम बात करें उत्पत्ति या फिर हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला, सबसे पहले हम बात करते हैं अवशेष। अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? अवशेष की दोस्तों यदि हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं भाग किसका है? तो ये भाग है आपके प्रायद्वीपीय पठार का अपने ये भाग मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति। तो साथियों अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति जो अपने हुई है वो अपने हुई है प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला अपने प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। वलित का मतलब होता है आपके घुमावदार, क्योंकि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में इस प्रकार से है तो ये आपके घुमावदार अवस्था में पाई गई है, इसलिए इसको कहते हैं प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। अरावली के समकालीन, साथियों अरावली के समकालीन यदि पूछ ले कि अरावली के समकालीन और कौन सी पर्वतमाला है जो प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है, तो वो है अपने अपलेशियन पर्वतमाला या फिर अपलेशियन पर्वत। ये अपलेशियन पर्वत अपने यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको अमेरिका भी कहते हैं, वहां पर ये अपने स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो अपलेशियन पर्वतमाला है वो भी अपने अरावली पर्वतमाला के समकालीन प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। परंतु अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि विश्व की यदि पूछ ले कि सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो वो अपने अरावली पर्वतमाला है। वलित का मतलब होता है घुमावदार या फिर अपने मोड़दार पर्वतमाला। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक जो अपने विस्तार देखने को मिलता है वो अपने विस्तार देखने को मिलता है कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। उदयपुर में
यदि हम बात करें कि उदयपुर में अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में अडावटा भी कहते हैं, और जो अरावली पर्वतमाला की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनको उदयपुर जिले में स्थानीय भाषा में या फिर मेवाड़ क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। जैसे माछला मगरा, मछली की आकृति की पहाड़ियां हैं, रेल मगरा है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला को उदयपुर में दो पहाड़ियां हैं, जरगा और रागा पहाड़ियां। इन पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा रहता है, और हरा भरा रहने के कारण इन दो पहाड़ियों के मध्य के क्षेत्र को देसरोह कहा जाता है। फिर उदयपुर में ही आपके छोटी मोटी तस्तरीनुमा बेसिन या तस्तरीनुमा आकृति की पहाड़ियां, कटी फटी निर्जन पहाड़ियां, जिन्हें स्थानीय भाषा में अपने गिरवा कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में है, तो न्यूनतम विस्तार अपने अजमेर जिले में है। फिर भी अजमेर को घाटी में बसा हुआ नगर माना जाता है। अरावली पर्वतमाला की साथियों सर्वाधिक ऊंचाई की यदि हम बात करें, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में, वो अपने सिरोही जिले में है। क्यों? क्योंकि सिरोही जिले में अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंची चोटियां देखने मिलती, जैसे गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, अचलगढ़ है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ऊंची पर्वत चोटियां हैं जो अपने सिरोही जिले में देखने को मिलती है। तो इस कारण अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई भी कौन से जिले में देखने को मिलती है, तो अपने सिरोही जिले में देखने को मिलती है। सिरोही जिले में या सिरोही जिले के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वतमाला की तीव्र ढाल युक्त जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं या निर्जन पहाड़ियां हैं, उनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसकी बात करते हैं। तो साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हम चलते हैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पर। ये देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश या फिर अरावली पर्वतमाला विस्तार भारत में यदि हम बात करें तो भारत में इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में फैला हुआ है। दिल्ली में भी यदि हम बात करें रायसीना हिल्स तक, जहां पर आपके राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसके बाद में यदि हम बात करें गुजरात में इसकी जो उद्गम या विस्तार या शुरुआत होती है धरातलीय विस्तार, वो है अपने पालनपुर नामक स्थान से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है साथियों। विस्तार राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा अपने माउंट आबू के पास में है, वहां से इसकी शुरुआत होती है खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान से। और यह अपने सिरोही जिले में खेतड़ी, पहले झुंझुनू में था, वर्तमान में नीम का थाना जिले के अंतर्गत आता है। तो यहां तक इसका विस्तार राजस्थान में फैला हुआ है। उपनाम देखो साथियों, नक्शे वाली स्लाइड पे भी मैंने आपको बताया था कि उपनाम अरब सागर की बेटी। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ें आपके अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप से शुरुआत होती है, इसलिए इसको अरब सागर की बेटी या पुत्री कहा जाता है। पुराणों में इसको परिपत्र, उदयपुर में अडावटा, बूंदी में आडावल और सिरोही में इसको आबू गुलाब के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अरावली पर्वतमाला का सर्वप्रथम वर्गीकरण ए ओम हेरोन नाम का एक भूगोलवेत्ता था, उसने इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। अब देखो, अपने अवशेष, अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। गोंडवाना लैंड, जैसे कि आप जानते हो कि जब पृथ्वी अपने ब्रह्मांड से अलग हुई थी तो ये अपने एक ठोस गोलाकार अग्निपिंड थी जिसका नाम था आपके पेंजिया के चारों ओर आपके जलीय भाग या तरलीय भाग का निर्माण हुआ, जिसको नाम दिया गया पेंथालासा के निर्माण के कारण आपके पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। इसका उत्तरी भाग वो तो आपके कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड कहलाया। और अंगारा लैंड को लारेशिया भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला भाग था, इसका आधा भाग ये आपके कहलाया कौन सा? गोंडवाना लैंड ये है अपने कहलाया था। और बीच में ये जो पेंथालासा का जल था, ये इन दोनों स्थलीय भागों के मध्य में आ गया। इसको नाम दिया गया था कौन सा सागर? तैतीस सागर। यह आपके गोंडवाना लैंड से निर्मित माना जाता है कौन? अरावली पर्वतमाला, या फिर गोंडवाना लैंड का अपने क्या माना जाता है? अवशेष माना जाता है। अब यह अपने भाग किसका है? तो यह अपने भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। इसको यदि हम नक्शे पे देखें कि प्रायद्वीपीय पठार का यह अपने भाग कैसे है, तो साथियों आप समझने की कोशिश करना।
यह अपने तीन ओर से घिरा हुआ जलीय क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, पठारी क्षेत्र है। तो भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय, तो इधर अपने अरब सागर, इधर अपने बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहां पर है अपने हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब ये जो यहां पर अपने देखते हैं कि यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी पर्वतमालाएं और कुछ अपने को पठार देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें यदि हम बात करें मुख्य रूप से आपके विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला, फिर है आपके सतपुड़ा, ठीक है। इसके बाद में आपके छोटा नागपुर का पठार जो आपके छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में फैला हुआ है। यहां पर है अपने मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। फिर अपने यहां पर है एक पर्वतमाला है जिसको हम कहते हैं सह्याद्री, सह्याद्री पर्वतमाला, या फिर इसी को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इधर बंगाल की खाड़ी के सारे पूर्वी तट के ऊपर फैली हुई अपने पूर्वी घाट, ठीक है। फिर यहां पर है अपने दक्कन का पठार जो आपके भारत का सबसे बड़ा पठार माना जाता है, दक्कन का पठार। यहां पर फिर छोटी छोटी पर्वतमाला है जैसे अपने नीलगिरी की पहाड़ियां हो गई, ठीक है। फिर यदि हम बात करें यहां पर है आपके तेलंगाना का पठार, और भी यहां पर आपके यहां पर महाराष्ट्र का पठार है, यहां पर अपने कर्नाटक का पठार है। तो खूब सारे इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में खूब सारे अपने, और अपने मेन यहां पर अरावली पर्वत माला, अरावली पर्वत माला। तो यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां और पठार देखने को मिलते हैं जो आपके किसका भाग माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। उसी प्रकार अपने अरावली पर्वतमाला भी किसका भाग है, या फिर इसका मतलब किसका ये भाग मानी जाती है, तो यह अपने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग मानी जाती है, ठीक है साथियों। जैसे अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा, यहां पर एमपी में एक और है मालवा का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, फिर अपने यहां पर तेलंगाना का पठार, फिर अपने यहां पर आ गया दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, नीलगिरी की पहाड़ियां, पूर्वी घाट, सह्याद्री पर्वतमाला या फिर पश्चिमी घाट। तो अपने दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में खूब सारे छोटी छोटी पर्वतमालाएं और अपने पठार देखने को मिलते हैं जो आपके प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही अपने भाग मानी जाती है। उसी प्रकार अरावली पर्वतमाला भी इनमें से एक पर्वतमाला है जो अपने किसका भाग मानी जाती है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग मानी जाती है। चलिए साथियों, आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला प्रकार कि किस प्रकार की है, तो ये अपने प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। वलित का मतलब होता है अपने मोड़दार, मोड़दार या फिर अपने घुमावदार, घुमावदार, ठीक है। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला अपने फैली हुई है, तो इसको कहते हैं वलित, वलित पर्वतमाला या मोड़दार या घुमावदार पर्वतमाला। अब साथियों अपने को इतना ध्यान रखना है, यदि पूछ ले कि विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड, विश्व का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश, विश्व का प्राचीनतम भौतिक भाग, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला या फिर विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो वो अपने अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के समकालीन, यहां पर लिख रहा हूं मैं, समकालीन पर्वतमाला कौन सी मानी जाती है, तो वो अपने मानी जाती है कौन सी, अपलेशियन, अपलेशियन। अपलेशियन पर्वतमाला कहां पर है, तो यह पर्वतमाला आती है अपने कौन से देश में, अमेरिका देश के अंतर्गत आती है, जो अरावली पर्वतमाला के समकालीन मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला का उद्गम, उद्गम साथियों इसका अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। परंतु अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है इसके बारे में कि अरावली पर्वतमाला का धरातलीय उद्गम या फिर धरातलीय शुरुआत, धरातलीय उद्गम कहां से होता है, तो अरावली पर्वतमाला का धरातलीय उद्गम शुरू होता है अपने कहां से, पालनपुर। पालनपुर कौन से राज्य में आता है, गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। यहां से अरावली पर्वतमाला का धरातलीय उद्गम होता है। परंतु सागरीय उद्गम पूछ ले या वास्तविक उद्गम पूछ ले तो अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से। इस कारण इसको अरब सागर की बेटी या अरब सागर की पुत्री के उपनाम से इसको जाना जाता है। अब अरावली पर्वतमाला की दिशा
तो यह अपने दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है। जैसा कि यदि हम देखें तो ये देखो, ये अपने भारत की या फिर आप राजस्थान की देख लो कि यह अपने कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये अपने उत्तर पूर्वी दिशा है। तो अरावली पर्वतमाला अपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर अपने फैली हुई मानी जाती है। चलिए साथियों, इसके बाद में हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। यानी कि हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला का 80% भाग आपके कौन से राज्य में फैला हुआ है, तो वो अपने फैला हुआ है राजस्थान राज्य में। अरावली पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। जबकि थार के मरुस्थल का यदि हम बात करें तो आपके लगभग कितना 75% भाग जो भारत में है, उसका लगभग 75 या 80% भाग भी अपने राजस्थान में फैला हुआ माना जाता है। अब अरावली पर्वतमाला की यदि हम बात करें औसत ऊंचाई, तो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, अपने 930 मीटर मानी जाती है। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। चलिए साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल भूभाग के 9% भूभाग पर फैली हुई है, जिसमें राजस्थान की 10% जनसंख्या। देखो साथियों, उस दिन भी मैंने आपको बताया था, जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की शुरुआत कर रहे थे तो उस समय भी मैंने इसका विभाजन करके बताया था कि राजस्थान की कितने % जनसंख्या। तो यह अपने थार का मरुस्थल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो अपने 61.10% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान की 11% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश आपके राजस्थान के कितने %? 9% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान की कितने %? 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो आपके राजस्थान के 23% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान की 39% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। ये अपने 6.89% भूभाग पर, जिसमें राजस्थान की 11% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ठीक है साथियों, 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है साथियों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो राजस्थान के लगभग 20 जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। देखो साथियों, पहले 12 या 13 जिले आते थे, जबकि अब यदि हम बात करें, वर्तमान में 20 जिले हैं जो अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें कि वो कौन कौन से जिले हैं जो अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। साथियों, अरावली पर्वतमाला की शुरुआत अपने हो जाती है कहाँ से, सिरोही से। देखो, हम शुरुआत से अंत की ओर चलेंगे। सिरोही से इसकी शुरुआत हो जाती है। फिर इसके बाद में यह अपने उदयपुर, सिरोही का पड़ोसी जिला है। उदयपुर से हाल ही में अलग हुआ है कौन सा, सलूम्बर। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है अपना कौन सा, डूंगरपुर। इसके बाद में यदि हम बात करें अपने प्रतापगढ़ के बाद में आता है अपना कौन सा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का पड़ोसी जिला कौन सा है, अपने भीलवाड़ा। फिर अपने राजसमंद। ये कितने जिले हो गए, ये हो गए अपने कितने जिले, 8 जिले। इसके बाद में यदि हम बात करें तो हाल ही में नया जिला बना है ब्यावर। इसके बाद में अपने आता है अजमेर, घाटी में बसा हुआ नगर। फिर हम बात करते हैं जयपुर से नया जिला अलग हुआ है कौन सा, दूदू में भी इसका विस्तार है। फिर है अपने जयपुर ग्रामीण। फिर आ गया अपने कौन सा, जयपुर शहर। फिर अपने पहले नागौर में था इसका विस्तार, अब अपने डीडवाना कुचामन। फिर है अपने कोटपुतली बहरोड। फिर है अपने अलवर के बाद है अपने दौसा के बाद में अपने सीकर, झुंझुनू और अपने नीम का थाना, जहां पर इसका क्या हो रहा है, समापन हो रहा है। तो इन जिलों में अपने फैला हुआ है। यदि हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 4 4 8 8 4 12
12 और 2 14, 14 और 3 17 और 3 20, यानी कि लगभग 20 जिलों में अरावली पर्वतमाला का क्या है अपने विस्तार देखने को मिलता है, या फिर अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग 20 जिलों के अंदर यह अपने फैली हुई है। इसके बाद में साथियों यदि हम बात करें अरावली पर्वतमाला की आकृति, तो अरावली पर्वतमाला की आकृति अपने किसके समान है? तानपुरे के समान है। तानपुरा एक वाद्य यंत्र होता है वीणा की आकृति का, उसके समान अरावली पर्वतमाला की आकृति अपने राजस्थान में देखने को मिलती है। अरावली पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु है अपने कितनी, कौन सी है? उपाद्र। उपाद्र यानी कि यहाँ पर जो अपने वर्षा होती है वो वर्षा होती है अपने 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु कौन सी मानी जाती है? उपाद्र जलवायु मानी जाती है। मिट्टी की यदि हम बात करें, लाल बुरी मिट्टी इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलती है, और इस क्षेत्र की मुख्य फसल यानी कि लाल मिट्टी मक्का की फसल के लिए या मक्का की कृषि के लिए क्या होती है? सर्वाधिक लाभदायक होती है। तो यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है? मक्का है। चलिए साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे और बात करेंगे। साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर यदि हम देखें अरावली पर्वतमाला का साथियों सर्वाधिक विस्तार, देखो उदयपुर जिले में, वहां भी मैंने आपको बताया था उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? देशहरो कहा जाता है। अरावली उदयपुर में अरावली पर्वतमाला की निर्जन यानी कि जो भी छोटी मोटी कटी फटी पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। अब उदयपुर कौन से बेसिन में स्थित है? तो उदयपुर अपने तस्त्री नुमा बेसिन में स्थित माना जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद में यदि हम बात करें उदयपुर क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। वैसे साथियों पूरे अपने मेवाड़ क्षेत्र में जो भी पहाड़ी क्षेत्र होता है उसको मगरा ही कहा जाता है। तो उदयपुर अपने मेवाड़ में आता है। जैसे अपने मासला मगरा मछली की आकृति की पहाड़ियां हैं, फिर अपने रेल मगरा, ये रेल मगरा अपने आता है कौन से जिले में? राजसमंद जिले के अंतर्गत ये अपने आता है, और राजसमंद भी अपने किसका भाग माना जाता है? मेवाड़ का ही भाग माना जाता है। अरावली पर्वतमाला का साथियों न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है, फिर भी अजमेर को घाटी में बसा हुआ नगर कहा जाता है। अजमेर की साथियों यदि हम बात करें कि अजमेर को घाटी में बसा हुआ नगर क्यों कहते हैं, तो अजमेर अपने तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यदि हम बात करें तो ये तीन ओर की पहाड़ियां आ गई, और ये बीच में है अपने कौन सा? अजमेर की यदि हम बात करें कि अजमेर की जो दक्षिण दिशा में या फिर अजमेर की जो पहाड़ी है, एक तो है अपने कोकला पहाड़ी अपने वही है जिसके ऊपर तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है। फिर अपने अजमेर के इस पश्चिमी दिशा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अपने नाग पहाड़ी या फिर नाग पहाड़, जहां से अपने लूणी नदी का उद्गम होता है। और अजमेर के इधर पूर्वी दिशा में जो पहाड़ी है उसका नाम है अपने मदार पहाड़। तो अजमेर इन तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ होने के कारण अजमेर को क्या कहा जाता है? घाटी में बसा हुआ नगर कहा जाता है। जबकि अरावली का सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। चलिए साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर यदि हम देखें तो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में? सिरोही जिले में है। सिरोही जिले के पश्चिम दिशा में, साथियों ध्यान रखना यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि सिरोही जिले के पश्चिम दिशा में तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर कहा जाता है। अब साथियों राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं उन अधिकांश नदियों का उद्गम अपने अरावली पर्वतमाला से ही होता है। ठीक है साथियों, कुछ अपने चंबल की सहायक नदियां छोड़ दो, जैसे आपके चंबल और उसकी सहायक नदियां जो एमपी से आकर मिलती है उनको छोड़ दो, और आपके माही नदी, घग्गर नदी, इनको छोड़ दो। और आपके जो राजस्थान की अधिकांश जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, राजस्थान में आपके बनास और उसकी सहायक नदियां हैं, राजस्थान में आपकी लूणी और उसकी सहायक नदियां हैं, बाणगंगा है, गंभीरी है। तो अधिकांश नदियों का उद्गम साथियों अपने अरावली पर्वतीय क्षेत्रों से ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती नदियां हैं। ठीक है, इस कारण अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है? तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र से या अरावली पर्वतमाला से होता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अपवाह तंत्र को क्या करती है? प्रभावित करती है या विभाजित करती है, क्योंकि अरावली के पूर्व में या पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियां
अपना जल लेकर कहाँ पर जाती है? जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला के पूर्वी दिशा में बहने वाली जो नदियां हैं, बनास है, खारी है, कोठारी है, गंभीरी है, बेड़च है, बाणगंगा है, ठीक है, ये जो नदियां हैं ये अपना जल अपनी बड़ी बड़ी सहायक नदियों की बड़ी या मुख्य नदियों के साथ में मिलकर अपना जल कहाँ पर लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। और इधर से जो निकलने वाली नदियां जैसे लूणी, उसकी सहायक नदियां हो गई आपके सुकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीटड़ी, सूकड़ी, सागी या सगाई, जवाई, बांडी, और एक अपने साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, ये अपना जल कहाँ पर लेके जाती है? तो ये अपना जल लेकर जाती है कहाँ पर? अरब सागर में। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अपवा तंत्र को या राजस्थान की नदियों को विभाजित करती है, इसलिए अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी इसको कहा जाता है। और अरावली पर्वतमाला की यदि हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मानसून तंत्र को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। अब मानसून तंत्र को प्रभावित कैसे करेगी, इसको मैं मिटा रहा हूं। मानसून तंत्र को अरावली पर्वतमाला कैसे प्रभावित करती है कि जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, जैसा कि हमको पता है कि अपने भारत में मानसून की मुख्य रूप से या दक्षिण पश्चिम मानसून की मुख्य रूप से दो शाखाएं, तो अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी शाखाएं या मानसूनी हवाएं हैं वो अरावली पर्वतमाला इनके समानांतर फैली हुई है, और ये आपके अरावली पर्वतमाला इनको रोकने में सक्षम नहीं है। इस कारण ये अरब सागर से आने वाली जो मानसूनी पवनें वो अरावली पर्वतमाला के ऊपर से यानी कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा करती हुई अरावली पर्वतमाला के ऊपर से निकल जाती है। इस कारण जो आपके राजस्थान का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग है, वो अपने सूखा रह जाता है। जैसे कि हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क व अर्ध शुष्क उस क्षेत्र की क्या मानी जाती है? जलवायु मानी जाती है। इसलिए आपके जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये वृष्टि छाया प्रदेश भी कहलाता है। किस कारण? अरावली पर्वतमाला के कारण। अब इधर से पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा आ रही है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी पवनें या हवाएं हैं वो अपने अरावली पर्वतमाला उनको पूर्वी भाग में रोक लेती है, जिससे राजस्थान के पूर्वी भाग में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस कारण पूर्वी क्षेत्र की जो जलवायु है वो अपने आर्द्र व अति आर्द्र मानी जाती है, जबकि अरावली पर्वतीय क्षेत्रों की स्वयं की जो जलवायु है वो अपने उपाद्र जलवायु मानी जाती है। तो इस कारण अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। राजस्थान में अधिकांश खनिज संपदा अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि साथियों राजस्थान में खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला, इनकी यदि हम बात करें, जिप्सम है, तो वो अपने पाए जाते हैं कहाँ पर? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। अब यदि हम बात करें राजस्थान के अधिकांश खनिज संपदा जैसे आपके तांबे की यदि हम बात करें तो खेतड़ी, नीम का थाना, सिंगाना है, ठीक है, लोहा है, जैसे आपके जयपुर में मोरिजा, बानोला, जयपुर ग्रामीण में आ गए अब तो वो क्षेत्र। फिर आपके संगमरमर में आपके मकराना जो पहले नागौर जिले का भाग हुआ करता था, वर्तमान में कुचामन डीडवाना जिले के अंतर्गत आता है। फिर यदि हम बात करें अपने अजमेर क्षेत्र में अबरक है और अपने सीसा जस्ता है, ठीक है। तो राजस्थान के अधिकांश खनिज, विभिन्न प्रकार के खनिज वो अपने कहां पर पाए जाते हैं? अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और राजस्थान की अधिकांश जनजातियां भी अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में साथियों क्या करती है? निवास करती है। ठीक है साथियों, आज की क्लास अपनी यहीं पर ही समाप्त होती है। नेक्स्ट कक्षा में हम अरावली पर्वतमाला का विभाजन पढ़ेंगे, अरावली पर्वतमाला की प्रमुख ऊंची पर्वत चोटियां, अरावली पर्वतमाला के में स्थित पठार और अरावली पर्वतमाला के दर्रे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कक्षा प्लस के ऑनलाइन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगामी आने वाली कक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।